हिल रही पेपर डाल नहीं नीचे खुश तो बहुत होंगे छुट्टी पे जा रहे हो तो रात साथ आप कितने लोग खुश हैं? अबे सबको खुश होना चाहिए ना कि जितने भी पाप है सब धुल जाएंगे 10 दिन में। ऐसे 10 दिन वापस थोड़ी ना मिलना कभी। दिवाली बाकी थी 6 दिन उसके बाद कभी नहीं। अच्छा आपने पहले ऑर्गन पाइप शुरू करवा दिया। तो मैंने कहा था बुक में भी क्वेश्चन हो दूसरे वाले चैप्टर में ऑर्गन पाइप, पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हाइब्रिड ही मिलेंगे फीड के साथ, ऐसे मिलेंगे ना क्वेश्चन या डॉपलर इफेक्ट के साथ मिक्स। ठीक है तो फिर भी ढूंढ के कुछ लगाए क्या और क्वेश्चन लगाए वो निकाल मॉडर्न फीस मॉड्यूल में मॉड्यूल है ना हमारे इधर पास है मॉड्यूल है ना। हाँ बोल पेज नंबर 85 पर 41 85 पेज 41st क्वेश्चन। क्या कहवे है a wave represented by the equation y equal to a cos kx minus omega t is superimposed with another wave to form a stationary wave such that the point x equal to 0 is a node। x equal to 0 पे नोड बनवाना है आपकी बात। तो जो भी स्टेशनरी वेव बने उसका एम्पलीट्यूड फंक्शन साइन वाला आना चाहिए। एम्पलीट्यूड फंक्शन साइन वाला आ गया तो उसमें जब x 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड 0 बन जाएगा। अरे समझ में आया फंडा क्या बोला कि जो भी एम्पलीट्यूड बनना चाहिए स्टेशनरी वेव का, जैसे अपन लोगों ने जो लिखी कॉपी में वो लिखी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx और a sin ओमेगा t प्लस kx को मिलाकर, पर इन क्षणों ने किसकी दी है cos की। तो इन चारों के साथ मिलाकर देखो किसके साथ sin kx आएगा 2a sin kx स्टेशनरी बनने पर 2a sin kx एम्पलीट्यूड बनना चाहिए। तो चेक करो किससे आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है।
तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड इस वेव का निकालना है ना बेटा। बेटा स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड जीरो करवाना है, प्रोग्रेसिव वेव का नहीं। वो जो फॉर्मूला है ना प्रोग्रेसिव वेव के लिए है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसमें कैसे स्टेशनरी वेव की तो इक्वेशन ही अलग बनी थी ना अपनी, उसी में तो नोड और एंटी नोड बने थे फिर। नहीं चल रहा है तो पहले सुपरपोज करो इन चारों के साथ फटाफट। देखो पहले वाले के साथ करोगे तो क्या बनेगा, नहीं कोई फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा उसका तो सुपरपोज होने पर। दूसरे वाले के साथ ए कॉमन लोगे तो cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बोलने का फटाफट। cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, तो sin a sin b होता है प्लस 2 sin a sin b, यानी 2 sin a cos x sin 2 sin a cos x sin ओमेगा टी। और ये आएगा दूसरी वाली के साथ सुपरपोजिशन। तीसरी वाली में तो खत्म हो गया जीरो ही। हाँ तो बस दूसरी वाली में आ तो क्या sin के x, अरे sin के x आया 2a sin के x बन गया, वो बोर्ड पे लिखो क्या, अरे ट्रिग्नोमेट्री बस सेकंड वाले के साथ सुपरपोजिशन किया, a कॉमन आ गया cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b 2 cos a सॉरी 2 sin a sin b, और हमें चाहिए था एम्पलीट्यूड के फंक्शन में sin के x, क्यों, ताकि x इक्वल टू 0 रखने पर वो 0 हो जाए। अरे चल बे नहीं आई। थर्ड वाले में तो वेव ही नहीं बची ना, अरे वेव है ही कहाँ, y इक्वल टू 0 हो गया। देखना सुपरपोजिशन कर दोनों का, कैंसिल ही हो गया ना वो तो वेव ही नहीं बचा वो। अरे समझा क्यों होगा सेकंड ऑप्शन, अगला बोल। A 20 centimeter long rubber string fixed at both ends obeys Hooke's law. Initially, when it is traced to make its total length this, the lowest frequency of resonance is V0. It is further stretched to make its total length this. मैंने stationary wave in the string नहीं चालू किया ना अभी। अरे अभी गिटार बजेगी क्या? क्या हो गया बेटा? स्ट्रिंग सीख के कर रहा है। एक मिनट, ये स्ट्रिंग का वाला उस टाइप का एक क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल वाला 20 cm long rubber string fixed at both ends obeys Hooke's law. Initially, when it is stretched to make its total length of 24 centimeter, मैं अभी बता दूं कि अभी मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पर मैं बोल दूं फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला बनेगा स्ट्रिंग में व्हेन बोथ एंड्स आर टाइट, बोथ एंड्स आर टाइट में वही सेम फॉर्मूला बनने वाला है। तो ओपन ऑर्गन पाइप का बोलो n/2l into v, n/2l into v, बस वहां पे v क्या लिखते थे √γ/r/t/m, स्ट्रिंग में लिखेंगे √t/μ। और स्ट्रिंग का वेलोसिटी का फॉर्मूला √t/μ लिख देंगे। अब मैं वो करूंगा अभी बोर्ड पे डिराइव, पर प्रॉब्लम में ले लो कोई दिक्कत। n/2l into v, तो उसने पूछा है द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी उस समय कितने की होती है, v0 की। तो यानी लोएस्ट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहली, तो n1 रख देंगे, तो यानी 1/2l into v इज इक्वल टू f0। और वो v0 की जगह न्यू0 की जगह f0 हो रहे हैं, तो 1/2l into v इज, बोर्ड पे लिखो,
एफ का फॉर्मूला ये बनने वाला है। अच्छा मैं दोनों एंड से टाइड है। मेरा कैसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एन क्या कर दो, अरे 1। अब ये वायर ऐसा है जो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी टेंशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग होगा। अरे टी प्रोपोर्शनल डेल्टा है, हुक्स लॉ पे हो रहा है ना। बोले तो T इक्वल टू सम कांस्टेंट डेल्टा एल, ऐसा बोल सकते हैं। तो यानी ये का हो जाएगा, अरे ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत, क्लियर। तो फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है जब डेल्टा एल 4 है। देखो 20 से 24 हो गई ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई 4। फिर बाद में डेल्टा एल कितना हो गया 6। चल सही चल रहा है। पर अब नीचे म्यू भी चेंज हो रहा है, म्यू को भी बदलो आप। म्यू को भी क्या लिखो, टोटल मास पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हो। टोटल मास, स्ट्रिंग का टोटल मास नहीं बदल रहा है, तो यानी ये कांस्टेंट अरे है, ये बाहर वाला 2 कांस्टेंट नहीं चल रहा है। और ऐसा करो ना, ये एल अंदर ले आओ, एल स्क्वायर कर लो, तो ये एक एल कट लेगा। तो यानी अल्टीमेटली जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू रूट डेल्टा एल बाई एफ। नहीं आई, यानी पहले केस में ये होगा रूट 4/24, दूसरे केस में होगा रूट 6/26। तो बोलो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1/6 और ये 1/4 पॉइंट समथिंग, यानी ये बड़ा है, यानी सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अरे समझा नहीं आई। पर बच्चा स्ट्रिंग वाले केस अभी पहले करना नहीं थे घर पे, आप ऑर्गन पाइप करते ना बस। बोल बोल बोल, कल क्या बोल रहा है। वर्टिकल स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी ऊपर है, तो वेव वेलोसिटी जी से अफेक्ट होता है। वेव वेलोसिटी जी से अफेक्ट होता है। जब वेव वेलोसिटी अपन बनाते हैं स्ट्रिंग में, तो वो अंडर रूट टी बाय म्यू होती है, और वो टी अब की बार उस स्ट्रिंग के mg से बनने वाला है। तो मैंने जी के साथ उसका फॉर्मूला बना के दिया तो है, देखो ना, चेक करो, स्टार्टिंग में पढ़ा ना अंडर रूट टी बाय म्यू के कुछ केसेस आए थे, उसमें टाइम निकाला था अपन ने, वेव को जाने में कितना टाइम लगता है। नहीं कराया क्या वो केस, 2 अंडर रूट x बाय x लेंथ तक पहुंचने के लिए। तो यानी नीचे वाले एंड से x डिस्टेंस ऊपर तक टाइम जो लगता है वो ये आया था फॉर्मूला, अंडर 200 x बाय जी। तो जो भी है g तो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसके लिए, जी वेरी थोड़ी ना हो रहा है, यानी डिपेंड तो x पे कर रहा है टाइम। और स्पीड का फॉर्मूला था अंडर रूट टी बाय म्यू, तो टी को हमने क्या लिख दिया था, टोटल मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, म्यू कट गया था, तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया था अंडर रूट एक्स जी। पर उसको यूं थोड़ी बोलो कि v इज प्रोपोर्शनल टू जी रूट जी, जी तो क्या कांस्टेंट पैरामीटर है ना,
बेयरिंग पैरामीटर तो एक से है, वो यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे कहीं भी वो स्पीड तो एक पे डिपेंड करेगी ना। जी इज ए कांस्टेंट नंबर। अरे समझा? तो क्या पूछ रहे हो, किसके रिजल्ट पूछ रहे हो? वो भी एक बार आ गया तो उस पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दी वो भी जी पे डिपेंड करेगा। नहीं ये v वेरी कर रहा है x के साथ, तो काइनेमेटिक इक्वेशन पे डिफरेंशियल इक्वेशन वाली लगानी पड़ेगी d कंपनी के साथ। काइनेमेटिक कैलकुलस अप्रोच ही काइनेमेटिक, तो उसके थ्रू अगर करता है तो अपन उसी के थ्रू क्या ना बेटा, v को अपन ने क्या लिखा है dx/dt, और फिर उसको इंटीग्रेट किया था ना यूनिफॉर्म। अच्छा तो ओके देखो एक मिनट, ये क्या बोल रहा है ये भी देखो सब लोग। dv/dx किया पहले मैंने, तो dv/dx क्या हो गया, g/2√x, अरे होगा। और फिर a का फॉर्मूला लगाया v dv/dx, v क्या है √xg, dv/dx क्या है gv पर, तो x का डाटा ही कट गया, क्या रह गया ये देखिए यहाँ पे रूट है, अरे एक मिनट, अरे रूट है ना, तो यहाँ पे भी रूट है, तो ये क्या बन गया, तो यानी वो इंडिपेंडेंट हो गया, यानी यूनिफॉर्म, इसलिए हम यूनिफॉर्म इक्वेशन यूज कर पाते ए के कारण। पर वेलोसिटी वेरी हो रही थी इसलिए मैंने वहां डी कंपनी यूज की थी। अब तो यूं पूछना मुश्किल कि सर जो वेव स्ट्रिंग में चलती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये को मुझे लगा उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड तो डिपेंड करेगी, वेरी करेगी एक बार, नहीं समझ पाएंगे, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा कांस्टेंट जी। अरे पहले पढ़ा, अब सोचो ना, इसीलिए तो इस टाइप से आंसर बना के दिया ना उसने, a = v dv/dx, क्या बने g/2। अरे हाँ मतलब जी लिख देना यार, ठीक है, पर वो कांस्टेंट है ना, ये जो भी बनेगा वो कैसा होगा कांस्टेंट, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ए के साथ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता तो क्या होता बोलो, S = ut, नीचे स्पीड कितनी थी 0, जिस स्पीड का फॉर्मूला क्या है ये है ना, तो नीचे x की वैल्यू क्या है 0, तो ut 0 हाफ a t², तो x डिस्टेंस चलने पर वापस से आंसर यही आ जाए। नहीं आई, अरे सही आंसर आएगा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके a की वैल्यू क्या रख दो g/2, कोई दिक्कत। ऐसा करो कॉपी में जहां पे ये अपन ने स्ट्रिंग वाला टाइम का फॉर्मूला लिखा है ना, वहीं पर साइड में ये भी लिख दो a g/2 या स्टेप। जी इफेक्टिव नहीं है, पूरे रो को एक्सेलरेट किया तो वो जी इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव हो जाएगा ना बेटा अगर सिस्टम में एक्सेलरेट कर दोगे। अरे भाई साहब अगर जी किसी भी तरीके से चेंज कर रहा हूँ तो वो जो नया जी होगा वो रखना है, कोई दिक्कत। हाँ वो प्रॉब्लम मिलेगा कि जहाँ से वो स्ट्रिंग को लटकाया है वो स्टैंडिंग क्या हो रहा है, चलना शुरू कर दे, स्टैंडिंग मान लो g/2 एक्सिस के ऊपर जाना शुरू कर दिया, हाँ तो इफेक्टिव ग्रेविटी हाँ इसमें और बोलो अगला। अब सब लोग टाइम टू टाइम घर पे क्यों नहीं प्रॉब्लम कर रहे हो यार, अभी आखिरी दिन शुरू हो गए ना आपके, तो आखिरी चैप्टर्स को टाइम से ही खत्म करो, ऐसा ना हो कि रिवीजन चालू होते समय आपका एक पेंडिंग वर्क पड़ा हो कुछ। अभी लास्ट चैप्टर शुरू हो रहे हैं ना आपके सब, उधर हीट आ गया क्या, नहीं अभी फ्लूइड चल रहा है, और इधर अभी एमएससी नहीं आया, बस एंड में आ रहे हो बस, तुम तो हमारा तो सिलेबस ही होने वाला है। अभी
अभी के होमवर्क टाइम से खत्म करो ताकि हमारा खत्म हो तो तुम्हारा भी खत्म हो। मैंने वेव्स का वो वाला पीडीएफ दे दिया नारदा में, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में 2 के ऊपर है ना, एक्सरसाइज 1 में ही। अब पेज 92 पर आओ मॉड्यूल में। पेज 92 कॉम्प्रेशन 1 के फटाफट आंसर बोलो। कॉम्प्रेशन 1 के आंसर्स फटाफट बोलो। पता चला कि बच्चा गया सीधे आंसर की में फटाफट आंसर बोल। चार आंसर बोल रहे हैं ना। रिलेशन याद है ना, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। अब ऊपर पढ़ो, वेव वेलोसिटी नेगेटिव एक्स से बोलिए, ध्यान दो ऊपर कॉम्प्रेंशन में लिखा है वेव वेलोसिटी इज नेगेटिव एक्स। तो तीनों साइन मल्टीप्लाई होने के बाद बताओ क्या आएगा पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसका आंसर क्या बोल रहे हो? भाई O से B तक पॉजिटिव स्लोप, तो स्लोप पॉजिटिव, ये माइनस वो माइनस, तो पूरा पॉजिटिव। पार्टिकल मूविंग अपवर्ड, यानी O से B तक अपवर्ड, पर B से F तक B से F तक डाउनवर्ड हो जाएगा, और फिर F से X तक अपवर्ड, यानी अपवर्ड के 2 पॉइंट हो गए A और G, और डाउनवर्ड के तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे C D E। अरे होगा। अच्छा, जीरो वेलोसिटी B और F, स्लोप इज जीरो, जीरो वेलोसिटी। अच्छा, द पॉइंट मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड, पॉइंट मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड, तो जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगा
वो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस से क्या बताता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, पर जहां पर स्लोप क्या हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्लोप कहां पर है? डी और एच को देखिए ना, अरे मैक्सिमम स्लोप, बाकी साइन से कोई मतलब नहीं अपने को। अरे चल पे चलो कॉम्प्रहेंशन 2 काय का है? हाँ जी, ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन पे करो इसको, सब अपने केस पढ़े में, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों से अपन ने देखे हैं। वेव कहां से चली है? ए से, यानी मोटी रस्सी से आ रही है। अरे ए से चलना शुरू की, तो x इक्वल टू 0 पर बोलो ये रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? फ्रॉम रेयर मीडियम कि फ्रॉम डेंसर मीडियम कहलाएगा ये? मतलब रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? फ्रॉम रेयर। अरे रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयर, और जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर होता है तो नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, सेम फेज में आती है। अब निकालो सबके आंसर। भाई डेल्टा पाई 0 है, वाई आई और वाई आर के बीच में भी, और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में डेल्टा पाई कितना है? 0। अच्छा उल्टा है क्या? एक मिनट, अब तुम इसको क्या नाम देंगे अपन एग्जाम में? सिल्ली हो गई। अभी गाय की सिल्ली वो मोटी पतली देखिए कर दिया, पर देखो क्या लिखा है, ए बी को लिखा उन्होंने रो और बी सी को लिखा उन्होंने 9 रो, नहीं चलता है। तो इसका मतलब बी पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन होगा वो फ्रॉम डेंसर हो रहा है, तो फ्रॉम डेंसर मतलब पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो वाई आई और वाई आर के बीच में डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? पाई का, और वाई टी जो होता है वो सेम फेज में जाता है, समझ ना? वाई आई का सेम फेज वाई टी है और वाई आर अपोजिट फेज है, तो वाई आर और वाई आई तो अपोजिट हुए, साथ में वाई आर और वाई टी भी क्या है? अपोजिट हुए। तो बोले तो सी भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी करेक्ट हो जाएगा। अरे वाई आर लिखा ना, कोई बात नहीं, अब चश्मा उतार के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाई आई वाई टी, हाँ हाँ, तो सिर्फ डी। अरे चल पे चलो 24 देखो, सब कॉलेज अपन ने बनाए थे सब, नहीं वो फॉर्मूले बनाए थे नहीं, वो तो अपन ने एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले बनाया ना, ये तो वेवलेंथ का क्वेश्चन है, तो एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ से करो। वेवलेंथ में कौन सा लोगे? v इक्वल टू एफ लेमड़ा, और f सेम रहती है, तो v प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, तो जो v का रेशो होगा वही लेमड़ा का रेशो होगा। तो इसने रेशो पूछा है लेमड़ा आर और लेमड़ा टी में, लेमड़ा आर और लेमड़ा टी में, तो वो हो जाएगा वी आर अपॉन वी टी। अब वी आर तो वही है जो वी आई थी, वी आर तो वही है जो वी आई थी, पर वी टी डेंसर मीडियम की है, वी टी डेंसर मीडियम की है, तो यानी लेमड़ा आर अपॉन लेमड़ा टी
इज वी आई अपॉन वी टी, वी आर अपॉन वी टी मतलब वी आई अपॉन, तो वी आई अपॉन वी टी, तो बोलो वी आई कितनी होगी? स्पीड स्ट्रिंग का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट अंडर द सेम टेंशन है, कॉम्प्रेशन में लिखा था। ये इन नाम मुरादों को लिखना चाहिए था, हाँ, सेम टेंशन। बच्चा टेंशन कैसे सोचेगा फिर? अब कुछ नहीं लिखा है इसलिए अपन क्या लेके चलेंगे? सेम टेंशन। तो फिर म्यू का मैंने रिलेशन बना कर दिया था तुम लोगों को रो के साथ, बताओ क्या था? देखते हो ना फटाफट बेटा, वो तुम्हें पलटाने की जरूरत क्या, तुम लोगों को तो याद रखिए, तुम लोग तो नौजवान हो और तब अभी बुढ़ापे में मैं हूँ, तुमको पढ़ने का याद तो नहीं रहता है। म्यू इक्वल टू रो ए, ऐसे याद आना चाहिए ना फटाफट। ए बोले तो पायर, तो यहाँ लिखो रो पाई आर स्क्वायर, अरे होगा? तो अपना आंसर है वी आई अपॉन वी टी, यो और यो कांस्टेंट, तो यो हो जाएगा अंडर रूट रो टी आर टी अपॉन रो आई आर आई। चलो ट्रांसमिटेड यानी उधर वाली रेट का क्या है? 9 रो, और उसकी रेडियस इधर वाली का रो रेडियस, तो 3/2 टाइम्स यानी 3:2। अरे समझ रहे हो? चलो 25 का भी आंसर निकाल दो। अब वो तो फॉर्मूला है सीधे, सबको याद आ रही है सब फॉर्मूले? ए आई ए आर और ए टी के फॉर्मूले क्या थे? अरे रेसो करो, रेसो ए आर ए आर अपॉन ए टी आया, सबका आया? अच्छा, ये मैं स्ट्रिंग पढ़ रहा हूँ, इसलिए स्ट्रिंग के क्वेश्चन थे, इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे को मिल क्यों नहीं रहा उसके क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मूले पहले बना लेते हैं वापस से, फिर आते हैं हमारे का। चलिए, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और रॉड के नाम से भी आ सकता है, वो पतली रॉड के नाम से।
Carrying the stationary wave in straight string ब्रैकेट में thin rod. Stationary wave in straight string और ब्रैकेट में thin rod. अब इसका पहले नीचे लिखो वर्किंग रूल क्या लेंगे. जैसे वहां ऑर्गन पाइप का वर्किंग रूल क्या था कि ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनेगा. तो यहाँ का लिखो वर्किंग रूल. एट द क्लोज एंड ऑलवेज working rule at the tight end or closed end. At the tight end always a node will form. Always a node will form, and at the open end always antinode will form. तो अब उसके नीचे पहला हेडिंग दो. String tied from both ends. String tied from both ends. दोनों ओर से बंधी हुई है. तो फर्स्ट मोड में अगर इस स्ट्रिंग को हमने बजाया तो भाई साहब दोनों एंड्स पर तो नोड बनना चाहिए और उसके लिए बीच में डालना पड़ेगा. तो पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल लूप में डिवाइड हो जाएगी है. अरे बीच में एंटी नोड और दोनों एंड्स पर नोड. बोले तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो अब की बार कवर हो जाएगी λ/2 में. अगर सेकंड मोड में इस सितार गिटार को बजाया तो अंदर एक नोड और बढ़वा दूं, यानी स्ट्रिंग अपने आप को दो लूप में डिवाइड करेगी. अर्जुन भाई तो λ/2 2 λ/2. अगर थर्ड मोड में बजाया तो तीन लूप में डिवाइड कर लेगी. तो L will be 3 λ/2. यानी यहाँ पर जो टोन पैदा हो रही है जो वो λ/2 के मल्टीपल में है. जो मल्टीपल बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हार्मोनिक. तो यही हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है, यही हमारा सेकंड हार्मोनिक है, यही हमारा थर्ड हार्मोनिक है. जो टोन यहाँ पर बनी थी फर्स्ट टाइम वही सेम टोन यहाँ पर पहली बार बनी और फिर से ओवर हो गई. यहाँ दूसरी बात बनी, टोन के नाम भी वही चल रहा है. दिस इज फंडामेंटल टोन जिसको हम जीरोथ टोन बोलते हैं. यही फर्स्ट ओवर टोन. तो मैंने कहा ना फॉर्मूला सेम बनेगा जो ओपन ऑर्गन पाइप का था. केस भी वही है सेम, कुछ भी अलग से लर्न नहीं करना. सेकंड ओवरटोन तो वापस से हमने L को क्या लिख दिया L λ/2. लैम्बडा को क्या लिख दिया V/F. तो F का फॉर्मूला क्या बन गया N/2L × V, जिसमें हमने V को हटा के क्या लिखा √T/μ. अच्छा भाई स्ट्रिंग की काटा पीटी वाले जो न्यूमेरिकल आएंगे, अगर स्ट्रिंग को ही काटा है इसको तो म्यू में कोई चेंज, स्ट्रिंग को ही काटा ना बस, और एल बदलेगी फिर. तो उसके साथ न्यूमेरिकल में पढ़ना जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग करने का. पर फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है. एन की वैल्यू पुट करने का रूल भी वही है. अगर क्वेश्चन आया पीएस हार्मोनिक के नाम से
तो n की जगह p ही रखना है। और अगर क्वेश्चन आया QH ओवरटोन के नाम से तो n की जगह Q+1 रखना है। Then it's exactly similar to open organ pipe. कोई एडवांस के पेपर देख तो नहीं रहा है ना? मैंने देखने कहा सीधे टेस्ट लेंगे इसकी। वैसे भी अभी जो मार्केट में घूम रहे हैं सब गैस क्वेश्चन है, अभी एंट्री का नहीं है। अच्छा देख लिए मतलब जरा से ही किसी चैतन्य बाबू देखे, बेटा मना किया था ना, नहीं देखा? अरे इसके एग्जाम लेंगे अपन, सेम पेपर का अपना एग्जाम होना चाहिए ना अक्टूबर में, नवंबर में। उस एग्जाम की बेसिस पे तो अपना नवंबर दिसंबर का रिवीजन तय होगा फिर क्या मेरा वीक पॉइंट क्या है। नहीं समझा? सेम पेपर आप दोगे पूरा कोर्स खत्म होने के बाद तो आपको समझ में आएगा ना कि कोर्स हो गया मेरा, फिर भी ये पार्ट नहीं आता मुझे। देखने की श्रद्धा भक्ति है तो 2024 तक के देखो। PYQ साथ में सॉल्व कर रहे हो, मैंने कहा था ज्यादा की इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी है आपके सीनियर्स की जो मिस्टेक हुई है। PYQ रिवीजन टाइम पे PYQ कर रहा है, आप रनिंग सिलेबस में करो ना PYQ सारे। अरे यार वेव चैप्टर चल रहा है ना, तो वेव से पिछले 30 साल में क्या क्या आया सब होना चाहिए ना मेरे। उन लोगों ने रिवीजन में क्या करा, रिवीजन के नाम पे पूरा ही टाइम से PYQ मतलब दिमाग मोनोटोनस होता है कि बस एक ही टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ये जो आई थी इस बार। उस समय तो नए प्रॉब्लम के ऊपर जाना है आपको। और अपने मॉड्यूल में वो PYQ चैप्टर के पूरे नहीं डाले हैं उस साल तक के। आप ओरिजिनल बुक में जाओगे काम PYQ वाले में तो और मिलेंगे क्वेश्चन वेव्स की, सारे नहीं है इसमें। तो इसको करके यूं नहीं मानना कि होगा मेरा PYQ। डन? सेकंड के ले लो, स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड फ्रॉम अदर एंड इट इज फ्री। स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड फ्रॉम अदर एंड इट इज फ्री। यानी जनरली ये क्वेश्चन होते हैं पतली रॉड के लिए। अरे रॉड को एक एंड पे टाई करके ऐसा रख सकते ना सीधा, नहीं चलता है। पर फिर भी स्ट्रिंग के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्या करते होंगे दूसरे एंड को फ्री रखने के लिए स्ट्रिंग को? नहीं वो डायग्राम फिर ऐसा होता है,
दिस इज फ्री टू मूव डाउनवर्ड अपवर्ड, टाइट नहीं है इसके साथ। नहीं समझ में आई? सिंक्रोनिक ऐसे वायर के साथ यहाँ पर एक क्लिप लगाया हुआ है ना, फिक्स नहीं है ऐसे, फ्री हो सकती होगा, तो उसमें ज्यादा रिसर्च मत करना नहीं सर, अगर नीचे गिर गई तो वो एक जगह है, जब तक ही प्रॉब्लम करना है, कोई दिक्कत वही तक क्या करना है। तो पहली बात तो इस तरह के डायग्राम में समझ जाना, जब भी एक अलग से कोई लगा दे हुक तो अंडरस्टूड कि फ्री एंड वाला केस है, पर 80% न्यूमेरिकल में तो आपको डायग्राम ऐसे ही मिलेगा, थिन रॉड फ्री फ्रॉम वन एंड, कोई दिक्कत? चलो अब बताओ इसमें क्या होगा वर्किंग रूल, वो तो लिख दिया वर्किंग तो बने, ओपन एंड पर क्या बनेगा एंटी नोड और टाइड एंड पर नोड। तो आप बनाओ फर्स्ट मोड में इसको वाइब्रेट करवाओ, वापस फॉर्मूला वही आ जाएगा जो क्लोज सॉरी हाँ क्लोज ऑर्गन पाइप का, क्लोज ऑर्गन पाइप क्या बना था 2n + 1/4n into v, देखो सेम आ जाएगा। यहाँ नोड यहाँ एंटी नोड, तो तार हिलाया, सुर थोड़ा उठा, आई ले गया, वो आ से नीचे गिरा ही नहीं, हाँ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे होता होगा म्यूजिक में कुछ इस तरह का नहीं चलता है। तो यानी पूरी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कवर हो गई 1 λ/4 में। अगर सेकंड मोड में देखा है कभी अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का, एक तरह से ओपन एंड वाले कुछ अच्छे गरीब विद्वान निकलते ना पंडित टाइप के, और वो बहुत अच्छे से बजाते हैं, एक तारा बजाते हैं। म्यूजिक पे तुमको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए देखते हो, मैं तो इसलिए देखता हूँ, उनकी आवाज वो उनकी अच्छा, उनकी गले की सुर भी बड़ी अच्छी निकलती है, वो गाते भी हैं। हाँ तो अपने तो जेब में से जितना निकलता देता हूँ, डिपेंड जेब में ज्यादा है कि नहीं, पर वो बहुत अच्छा बजाते हैं वो लोग, देखता रहा। हमारे साहब एक और बढ़ा दूं, तो ये λ/2 ये λ/4, तो ये हो गया सीधे 3 λ/4 2 λ/4 एब्सेंट, अगेन सेकंड हार्मोनिक एब्सेंट। एक λ/2 2 λ/2 5 λ/4 5 λ/4, यानी आपकी बात टोन जो है वो λ/4 के मल्टीपल में चल रही है, तो इसी को कहा गया फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। और टोन जो है ये वाली टोन वापस उठ के गिरी और फिर रिपीट हो गई, गिरी रिपीट हुई, गिरी फिर सेकंड टाइम रिपीट हो गई, तो नेमिंग वही चल रही है, टोन में कोई चेंज नहीं। फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फॉर्मूला बनाने गए तो L = फिर से 2n + 1 λ/4 ही ले रहा हूं, फिर से लैम्ब्डा को हटा के V/F लिखा, तो F का फॉर्मूला 2n + 1/4n into V, यानी 2n + 1/4n √T/μ। चल भाई
ये हो तो पेज 88-89 पर आओ। पेज 88-89 तो जिंदगी है 88 के बाद 89, 88 से पहले 87 रहा हो, बस लाइफ में यही चलता है। अरे आ गए, चलो जरा क्वेश्चन मार्क कर लो पहले, कौन कौन से करोगे इन पेजेस पर। जल्दी मान जाओ नहीं तो कोई टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से मार्क करो 19, 21, 25th, 19, 21, 25th, 29, 31, 33, ठीक, कितने हुए ये? 6 क्वेश्चन 10 मिनट। चल पड़ा छह प्रश्न और मिनट 10, बहुत नाइंसाफी। अरे पॉजिटिवली करो सब लोग। हाँ हीट वाला कौन सा 19 में क्या है? अच्छा भी आपने थर्मल एक्सपांशन नहीं पढ़े हैं, पर मैंने कभी कभी कोने में जाके बताया ना आपको। अरे अल्फा कई बार बताया मैंने कोने में जाकर, ध्यान है। अच्छा वही है, मैं बताया तो जो हम रेजिस्टेंस पढ़ते समय टेम्परेचर को नहीं पढ़ते ना, सेम डेफिनेशन बस लेंथ के साथ। वो क्या था? इंक्रीज इन लेंथ, सॉरी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। तो ये होता है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर डिग्री राइजिंग। सेम फॉर्मूला वो होता है R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। तो ये होता है L2 इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। वहां पे भी अल्फा का नाम टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, यहाँ पे भी अल्फा का नाम टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। बाकी यम्स तो पता ना क्या होता है बच्चों। अच्छा रुको, एक दो चीज और देखो, रुको। देख लो रे, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होता है। अब अल्फा भी क्या है? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है। तो जब जब हम फोर्स लगा के लेंथ में चेंज करते हैं तब वो सिंपल स्ट्रेन कहलाता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और जब मैं लेंथ में चेंज हीट करके करूंगा, भाई टेम्परेचर बढ़ाने में तो एक्सपेंशन होगा ना, तो उसका नाम पड़ जाता है थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन का केस क्या हो जाता है?
डेल्टा एल अपॉन एल इज नथिंग बट अल्फा डेल्टा टी। अरे समझा? फिर यंग्स मॉडुलस अगर y है तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? हीट करने से जो स्ट्रेस पैदा हुआ, स्ट्रेन इनटू वाई, यानी वाई अल्फा डेल्टा। अरे समझा? एनर्जी वगैरह आ जाए तो थर्मल एनर्जी तो हाफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन यानी वाई अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ए इनटू एल, ये एनर्जी बन जाता है। अब समझ में आया? तो ये थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन करके केस बनता है लास्ट सिस्टम में, लिख दो उसको और इसको यूज करो इसको। छोटी सी चीज के लिए उसको इलास्टिसिटी पढ़ते समय छोड़ने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है हीट में अपन करते हैं पर फिर उस समय पूरा हर जगह जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हटाने पड़ते हैं, बल्कि कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं होता। अरे अब लग जाएगा वाला क्वेश्चन लगाओ। ये एनर्जी तो मैंने फालतू बता दिया, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है अभी सिर्फ थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस। कल गए थे सब लोग? सब नोट करके लिया? तो कितना ही बोले दिमाग में याद कर लेंगे आप। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे वही स्ट्रेच वायर जहां ब्रिजेस लगे वहां से फिक्स हो गया, समझ में? दोनों एंड से फिक्स।
इतनी स्ट्रेट वायर जहाँ ब्रिजेस लगे हैं वो फिक्सेड हो गए। हाँ मतलब बस वायर दोनों ऐसे फिक्स करो, लेंथ देखो कितनी होती है। अब ये वाला केस लेके चलना है, ये ब्रिजेस के लाइन का, और इधर से लोड लटका रखा है ताकि इसके अंदर टेंशन बनेगा। तो वो सब तो कैसे आता है ना, इन्होंने पढ़ा ना अपने सारे, और इधर से लोड लटका दिया तो वही टेंशन आएगा ना इसमें। T इक्वल टू mg, यहाँ से जो लोड लटकाया होगा वही इस वायर पर टेंशन जाएगा, नहीं आएगा। अब अभी फ्लूइड से पढ़ा था अपन ने अपथ्रस्ट, तो दूसरे केस में पानी में डाल दिया उसको तो टेंशन बदल जाएगा, mg माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में टेंशन mg लो, सेकंड केस में mg माइनस अपथ्रस्ट। यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। लो क्या सोनोमीटर वाला क्वेश्चन बोर्ड पर? नहीं दो। नहीं हुआ लो। पहले केस में दोनों ब्रिजेस जहां पे सपोर्ट लगा है उन ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी किसके के साथ यूनिसन हो रही है? 250 के साथ कर दी है। तो क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले से? अगर जब कुछ भी नहीं बोला हो कि कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा क्या मान के चलना? फंडामेंटल, ऑलवेज अपने मन से। तो 1/2 L1 into अंडर रूट T is mg, जो लोड लगाया है, म्यू तो उस वायर का है, लेंथ का नाम L1 रखा, ये किसके साथ यूनिसन में है? 256 हर्ट्ज के साथ दिया है, समझ में आया? तो सेकंड स्टेटमेंट, और जब सेम स्टोन को पानी में डुबो देते हैं तो अब दोनों ब्रिजेस के बीच की लेंथ कितनी रहती है? 22, एंड अगेन यूनिसन विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क, तो 1/2L2 अंडर रूट mg माइनस अपथ्रस्ट, म्यू तो अभी वही रहेगा, और अगेन सेम उसके साथ किया आपने। तो निकालना क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल। अरे चल भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी RD बताया ना? हाँ हो गया, अब तो फ्लूइड भी हो गया, कोने में जाने की जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट कर दूं? तो टुट्टू म्यू म्यू तो क्या हो जाएगा? L1/L2 इज इक्वल टू अंडर रूट, नहीं L2/L1 करो, L2/L1 इज इक्वल टू अंडर रूट mg माइनस अपथ्रस्ट/mg, यानी mg सॉरी 1 माइनस अपथ्रस्ट/mg। अपथ्रस्ट को लिखा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, मास को लिखा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मास इनटू g। तो
वी और सिग्मा अपॉन रो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी ये हो गया 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये हो जाएगा L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस Sg। निकालो यहाँ से, अरे समझा? पहली वैल्यू अरे स्टोर L1 की वैल्यू रख के उधर कर दो उसको, फिर आंसर में उल्टा भी करना। कौन है? अभी FG, अभी RD, अरे कितने बचे अब? 4 बचे, तो इसका मतलब 2 ही किए गए। टोटल 6 दिए था। इसके बाद अगला 21 के बाद कौन सा कर रहे हो? 25 string of length L fixed at the both ends, it is vibrating in its third। तो पहले थर्ड ओवरटोन का डायग्राम बनाओ, जैसा अपन ने बनाया था डायग्राम से। ये सेकंड ओवरटोन है, इसके बाद थर्ड का बनाओ, मतलब थर्ड ओवरटोन का डायग्राम बनाओ। उसके बाद देखना it is vibrating in third overtone with maximum amplitude A। चल बे, the amplitude at a distance L/3 from one end। तो
स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2a cos kx और sin ओमेगा t। नहीं चल बैक। अब बोलो क्या ये वाली इक्वेशन लूं इस केस में कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला 2a cos kx लूं? अगर 2a cos kx लूंगा तो फिर x इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और टाइड है तो हमें x इक्वल टू 0 पे क्या लेना है? 0 एम्पलीट्यूड लेना है। तो फिर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कौन सा वाला पकड़ना पड़ेगा जो एक समझ क्या था पता जिसमें 2a sin kx आया था? नहीं समझ में आई? तो ये आपको डिसाइड करना होगा हमेशा 2a cos kx वाला फॉर्मूला लेना है कि 2a sin kx वाला लेना है। अरे पल्ले पड़ा वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। तो 2a sin kx वाली इक्वेशन में रहेगी, ये पक्का हो गया। अब उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का नाम क्या रखा उन्होंने? a। यार ऐसा करो इसका नाम a नॉट रखो। अरे a नॉट रखो तो मैक्सिमम तो 2a नॉट होता है ना, यानी 2a नॉट इज a। ये तय हो गया? ठीक है। तो अब इसके 4 लूप होने चाहिए, 1 2 3 4। थर्ड ओवरटर्न ये होगा। तो पूरी जो स्ट्रिंग है ये L/4 होगा और होगा तो L/3 पर पूछा है ना उसने, x इक्वल टू L/3 पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो लगाओ फॉर्मूला 2a नॉट की जगह क्या लिख दूं? a sin k is 2 pi by lambda x is अरे L/3। अरे समझ में आ रहा है? चलो अब लैम्डा निकालो। तो ये पूरी स्ट्रिंग कितने में कवर हुई है? 4 λ/2 में, यानी L is 2 λ। तो लैम्डा इज L/2। तो लैम्डा की जगह L/2 लिखा तो L से L कट गया, 2 ऊपर चला गया तो a sin 4 pi/3 बचा, यानी कितना? 240। अरे 180/3 240 sin 240 बोले तो 270 माइनस 30 sin 270 माइनस 30 बोले तो माइनस cos 30। तो माइनस cos 30 बोले तो माइनस √3a/2। अरे बनेगा, यानी वो नेगेटिव नीचे की तरफ का होगा वो √3a/2। नहीं चलता है। अरे पल्ले पड़ा हो गया। जब मोड बनता है तो जब साइन ओमेगा टी के फिक्स होगा तब ओमेगा टी से कोई मतलब नहीं है। एम्पलीट्यूड वाला फंक्शन sin kx लेना है कि cos kx लेना है? एम्पलीट्यूड नोड और एंटीनोड को डिनोट करता है ना। एम्पलीट्यूड 0 करना यानी नोड
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना मतलब एंटी नोड। तो अब चूंकि x इक्वल टू 0 पर नोड बनवाना था, तो अगर मैं यहाँ कॉस लेता और उसमें एक 0 करता तो एंटी नोड बन जाता वो, इसलिए साइन लिया। चल बैक। ट्वेंटी फिफ्थ के बाद कौन सा कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी वापस 100 मीटर बाहर है F, but when the weights producing tension are completely immersed। अबे तो सेम ही क्वेश्चन है, अरे छोड़ो। अगला कौन सा है? 31। अच्छा वो स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस वाला, ठीक है करना बेटा। हाँ नहीं ना बेटा, अभी इसमें हाइब्रिड क्वेश्चन भी तो आएंगे अभी स्ट्रिंग के साथ, तो थोड़ा पढ़ के देखना। इंडिविजुअल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे, ढूंढ के करने पड़ेंगे, या फिर और डीपीपी से करना ना, इसमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जरा ढूंढ के करना आप। जैसे ही स्ट्रिंग में कुछ वो वाले क्वेश्चन आ जाए, ऑर्गन पाइप में रेजोनेंस ट्यूब वाले नाम से क्वेश्चन आ जाए, नहीं करना, भी रेजोनेंस ट्यूब नहीं पढ़ाया। फिर बीट्स के साथ मिक्स क्वेश्चन आ जाए, नहीं करना, बीट्स पर देखते हुए छोड़ देने का। डॉपलर के हिसाब से मतलब कोई साउंड सोर्स आ रहा हो चल के, स्पीड दे रखी हो या वो हो रहा हो पीछे जा रहा हो, तो वो भी नहीं करना, ये सब छोड़ के कर। नहीं आई।